नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम लेकर आए हैं सिंपल पेपर क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट। पिछले वीडियोस में हम लोग पार्ट 1 डिस्कस किए थे, जिसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 से लेकर आगे का क्वेश्चन। ठीक है, बी केयरफुल होकर देखिएगा क्योंकि ये लेटेस्ट वीडियोस है और सिंपल पेपर का है। पहले भी बोल दिया है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिंपल पेपर के क्वेश्चंस करना, बिकॉज ऑफ कि टर्म 1 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। काफ़ी देर हो चुकी है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इसकी वजह से सॉरी फॉर द डिले। लेकिन अब हम लोग कंटिन्यूसली आपको वीडियोस पहुंचाते रहेंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप 11 नंबर देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसमें लिखा हुआ है कि लेट द रिलेशन आर इन सेट ए is equal to x belongs to z such that कि x is greater than equal to 0 and less than equal to 12 given by r is equal to the order pair of a comma b such that कि a minus b is a multiple of 4। ठीक है, यानी कि ये जो रिलेशन दिया है इस सेट में, सबसे पहली बात तो आप a को आइडेंटिफाई कर लो कि a है क्या। तो a को अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो आप समझ सकते हो कि a जो होगा वो क्या आएगा आपका। ए के बारे में बोला गया है कि x बिलोंग्स टू z एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12। मतलब x क्या है तुम्हारा, तो इंटीजर है, तो इंटीजर शुरू हो जाती है 0 से। और यहाँ भी बोला है कि जो इंटीजर है वो 0 से 12 से बीच में है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यही आपका सेट ए है। इसी के द्वारा आपका रिलेशन ये आर लिखा गया है। और ये रिलेशन में क्या है, ऐसे ए कॉमा बी हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनको कि अगर एक दूसरे से घटाया जाए और मैग्नीट्यूड लिया जाए, मॉडुलस लिया जाए, तो वो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंस देन द इक्विवेलेंस ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। बहुत आसान है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब पहले क्या होता है आप हल्का से समझ लीजिए, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास समझ लोगे तभी ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है कि सबसे पहले रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। और इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए क्या कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो अगर इसमें पूछा है डायरेक्टली इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो निश्चित रूप से आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है तभी तो इक्विवेलेंस क्लास को पूछ रहा है। तो अब इक्विवेलेंस क्लास निकालते कैसे, इसको समझिए। देखिए, इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है कि अगर 1 का इक्विवेलेंस क्लास आपसे पूछा है तो 1 से रिलेटेड जो भी आइटम होगा रिलेशन में, 1 से रिलेटेड जो भी आइटम होगा रिलेशन में, वो हमारा इक्विवेलेंस क्लास के अंदर आएगा। तो यहाँ पे ये समझना है कि अगर हम 1 से, जैसे आप नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, ये a कॉमा बी ऑर्डर पेयर है ना रिलेशन में, तो इसका मतलब इस रिलेशन में क्या होना चाहिए, ऐसे ऑर्डर पेयर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर वो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक हम ले लेते हैं 1, या एक काम करो एक 0 ले लो आप, तो 0 लोगे तो अगला आपको सेलेक्ट करना होगा, मान लो 4, तो 0 4 लोगे तो जरा सोचो कि 0 में से हम 4 घटाएं या 4 में से 0 घटाएं, वो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ a माइनस बी लिखा गया और उसका मॉड लिया गया है, तो 0 माइनस 4 का मॉड क्या आएगा 4। क्या ये 4 मल्टीपल ऑफ 4 है, तो सही बात है, तो 0,4 रिलेशन में आएगा। तो उसी तरह से ये बोल रहा है कि 1 से रिलेटेड कौन कौन हो सकता है इस रिलेशन में। तो आप खुद सोच लो, 1 के साथ लोगे तो 1 के साथ 5 हो सकता है। क्यों, क्योंकि 5 1 माइनस 5 जब करोगे और मॉड लोगे तो वो 4 आएगा, और 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इस रिलेशन में 1 5 आएगा 1 से, और क्या आएगा 1 से आएगा आपका 8, नहीं 8 में से नहीं आएगा, है ना। और फिर 1 से और क्या आएगा, तो 1 13 आएगा, तो 13 तो नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे 13 नहीं आ सकता है ना। क्यों 13 नहीं आ सकता है, क्योंकि जो 13 है वो आपका सेट ए से ही आना चाहिए, और सेट ए में 12 तक ही एलिमेंट मैक्सिमम है, तो अब नहीं ले सकते हैं। यानी 1 से रिलेट होने वाला केवल 2 ही आइटम आपको दिखाई दे रहा है, 1 5 और 1 9, और कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, और कोई भी नहीं हो सकता है। आप कुछ भी देख लो, 1 के साथ 6 लोगे तो 6 में से घटाओगे तो 5 आएगा, 1 साथ लोगे तो 1 में से 7 घटाओगे तो 6 होगा, है ना। बस ये हो गया। ये क्यों लिए, क्योंकि 1 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि अब यानी कि आपसे क्या पूछा था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब होता है कि 1 किससे किससे रिलेट हो रहा है रिलेशन में, तो 1 रिलेट हो रहा है 5 से और 1 रिलेट हो रहा है 9 से, तो 5 इसका इक्विवेलेंस क्लास होगा और 9 भी इसका इक्विवेलेंस क्लास होगा। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 5 और 9। अच्छा, 1 भी तो होगा,
एक भी तो होगा, जैसे 1,1 अगर लिख दें, जरा सोचो, ये तो नहीं लेंगे हम इसमें, 1,1 अगर लें तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 ना, 0 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, जैसे 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, यहाँ से 8 आएगा तो 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट 159, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें आपको क्या दिया हुआ है जरा देखा जाए। इसमें दिया हुआ है कि इफ़ ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई देन डी वाई बाई डी एक्स। तो अब जरा सोचो कि आपको क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस वाई, और आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ई का पावर एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई का पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में ई का पावर एक्स ही होगा, ई का पावर वाई का क्या होगा, ई का पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई का भी तो करोगे ना, ई का पावर वाई का ई का पावर वाई हो गया, और वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स। फिर याद देखो, ई का पावर है तो पहले ई का पावर का क्या होता है, ई का पावर जैसे है वैसे ही, फिर इंटू, फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, है ना, फिर पावर का करते हैं ना, ई का पावर का वही हो गया, फिर पावर का करेंगे, तो पावर का हो गया एक्स का 1 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनली अब आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो तुम क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर लो, सिंपल सी बात है, और बाकी सबको एक साथ कर लो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई का पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इधर रहने देते हैं और उसको उधर भेजते हैं, और पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई का पावर एक्स प्लस वाई होगा, और प्लस में जो आएगा और क्या आएगा, ई का पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर के इधर वाले क्वांटिटी का पावर एक्स को हम उधर भेजेंगे, तो माइनस ई का पावर एक्स। तो अब हम ये कहेंगे कि ये वाली क्वांटिटी को अगर इधर लेके आएँ तो यहाँ से हम कह सकते हैं ई का पावर वाई माइनस ई का पावर एक्स प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई का पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई का पावर एक्स। यानी कि आप कह सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया आपका फाइनली, ई का पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई का पावर एक्स, और डिवाइडेड बाई ये वाली क्वांटिटी हम नीचे लेके चले जाएंगे, तो ये ई का पावर वाई और माइनस ई का पावर एक्स प्लस वाई। तो अब ऑप्शंस को देखा जाए तो ऑप्शंस में यहाँ पे लिखा हुआ है ई का पावर वाई माइनस एक्स एंड सो ऑन कुछ भी। तो एक काम करते हैं, ज़रा इसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि ज़रा ऊपर से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, ई का पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो ई का पावर एक्स अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, ई का पावर वाई, क्योंकि ई का पावर वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस से में तो पावर जुटेगा, तो ई का पावर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। फिर यहाँ बचेगा माइनस का 1, फिर नीचे क्या कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे आपका कॉमन हो जाएगा ई का पावर वाई, तो ये ई का पावर वाई कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा आप अंदर, तो ई का पावर वाई कॉमन लियो तो ये 1 बचेगा, माइनस ई का पावर वाई कॉमन लियो तो ई का पावर एक्स बचेगा, ठीक है। तो ये तो कट नहीं रहा है, कुछ भी कट नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है आपको कि ऊपर वाली क्वांटिटी जो है ई का पावर एक्स है प्लस ई का पावर वाई है, और वो उसको हम लिख सकते हैं ई का पावर एक्स प्लस वाई। तो एक काम करते हैं ना, ये आसान क्वेश्चन हो गया ना, यहाँ पे इसको करने की बजाय आप ये कर लो। देखो ई का पावर एक्स प्लस वाई दिया है, तो ई का पावर एक्स वाई क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो ई का पावर एक्स प्लस वाई दिया, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई माइनस ई का पावर एक्स, फिर डिवाइडेड बाई भी वही, ई का पावर वाई पहले से है, और माइनस यहाँ पे ई का पावर एक्स प्लस वाई है, तो माइनस जब लगाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, यानी माइनस ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर वाई। तो ई का पावर एक्स से ई का पावर एक्स कट गया, ई का पावर वाई से ई का पावर वाई कट गया, तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया ई का पावर वाई और डिवाइडेड बाई माइनस ई का पावर एक्स, तो हम माइनस इंटू ई का पावर वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा माइनस ई इंटू वाई का वाई माइनस एक्स। हाँ, सी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि गिवन दैट मैट्रिसेस ए इज एंड मैट्रिसेस बी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस n, यानी कि 3 क्रॉस n, एंड ऑर्डर ऑफ b इज m क्रॉस 5 रेस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस c इज इक्वल टू 5a प्लस 3b इज। ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर a एक मैट्रिसेस है 3 क्रॉस n का, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि a के पास 3 ठो रो तो पक्का होगा, रो 1, रो 2, रो 3, n के बारे में नहीं मालूम है, कॉलम कितना भी होगा। फिर b एक मैट्रिसेस है, इसके पास m क्रॉस 5 है, एलिमेंट है,
तो m क्रॉस 5 का मतलब ये जो तुम्हारा दूसरा एलिमेंट है वो कॉलम का काम करता है। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, इतना तो एलिमेंट्स होंगे ही। अब रो कितने नहीं मालूम है। अब जरा सोचो कि 5a करते हैं तो होता क्या है। 5a करते हैं तो हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। b में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट में b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही होगा ना। लेकिन एडिशन कब पॉसिबल है दो मैट्रिसेस का? दो मैट्रिसेस को ऐड तभी तो कर सकते हो ना जब ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम हो। अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो दो मैट्रिसेस को ऐड नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 3 2 कर दें, 5 6 कर दें और इधर हम कर दें प्लस में 3 2 5 6 7 8, इसको आप ऐड नहीं कर सकते हो क्योंकि ऑर्डर ही सेम नहीं है। इसका मतलब क्लियरली हमको ये कहानी समझ में आना चाहिए कि 5a + 3b मैट्रिसेस पॉसिबल है, तभी तो वो एडिशन पूछ रहा है कि उस एडिशन का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या होगा, क्योंकि डिफाइंड बोला है देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस C = 5a + 3b। तो निश्चित रूप से यहाँ से पकड़ लेना चाहिए कि ये 3 है और ये 5 है, यानी कि n का वैल्यू 5 के बराबर होगा और साथ ही साथ m का वैल्यू 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये वाली कहानी से सेम होनी चाहिए और ये वाली कहानी से सेम होना चाहिए। मतलब कि m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 5, यानी कि इस मैट्रिसेस का, ये जो C मैट्रिसेस दिया गया है, इस मैट्रिसेस का ऑर्डर होना चाहिए 3 क्रॉस 5, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वो क्या कह रहा है कि इफ़ y = 5 cos x - 3 sin x देन d2y/dx²। मतलब डबल डिफ्रेंसिएशन आपसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए। इफ़ y = 5 cos x - 3 sin x, तो लिख दो y = क्या है 5 cos x - 3 sin x, ठीक है। और d2y/dx² पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो dy/dx निकाल लो। तो dy/dx क्या होगा, ये 5 cos x का माइनस sin x डिफ्रेंसिएशन माइनस 3 sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, ठीक है। अब d2y/dx² निकालना है, तो d2y/dx² के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, तो -5 रहेगा और sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, फिर -3 बाहर और cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस का sin x, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ऊपर वाली क्वांटिटी, ये माइनस को अगर कॉमन लोगे तब ये 5 cos x बन जाएगा और ये -3 sin x बन जाएगा। अब ध्यान से देख लो, 5 cos x - 3 sin x, यही तो y है ना। इसके जगह पे हम y तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ जो है y के इक्वल है। दिस मीन्स कि ये -y के इक्वल होगा। तो आपसे जो d2y/dx² पूछ रहा है उसका वैल्यू आ गया -y, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है जरा देखा जाए। कह रहा है कि 4 मैट्रिसेस A = 2 - 11 5 7 देन एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज पूछ रहा है। एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ A निकालने आना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है जरा बताओ आप। किसी भी मैट्रिसेस का एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, भूल गए हो क्या? भूलना नहीं है, भूल जाओगे तो फिर दिक्कत है। ये है आपका 2 5 - 11 7। तो अब जरा देखा जाए, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो सबसे पहले जब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, आप जरा सोचना, बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना होता है कि कोफैक्टर्स का, जब हम प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालते हैं उन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना होता है। सिंपल सी यही बात है ना। कोफैक्टर्स जब निकालते हैं प्रत्येक एलिमेंट्स का तो उसका क्या लेना होता है, ट्रांसपोज। तो जरा सोचो, ट्रांसपोज छोड़ देते हैं, बिकॉज ऑफ की ट्रांसपोज लेंगे और फिर हमको एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लेना है, तो 2 बार लेना है ना, तो फिर वही तो आ जाएगा ना। तो डायरेक्ट जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर से निकाल देते हैं। यानी कि अब 2 का क्या हो जाएगा कोफैक्टर, तो ये कट गया, प्लस के साथ होता है पहले वाला, मालूम है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो 2 का कोफैक्टर्स निकालना है तो ये कटेगा, 7 डायरेक्ट आएगा। फिर यहाँ का निकालना है तो माइनस लिखेंगे, ये कटेगा -11 यानी कि +11 आएगा। ठीक है, और फिर -11 का क्या करेंगे, माइनस के साथ आएगा तो ये कटा और ये कटा तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ का लेंगे तो प्लस होगा, ये कटा तो 2 हो जाएगा।
अब देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, ये एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं तब एडजॉइंट ऑफ ए आता है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए जब आ जाएगा तो फिर से ट्रांसपोज लेना है तो वापस से यही आएगा, यानी कि आंसर यही है आपका, यानी कि 7 11 -5 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा पढ़िएगा। लिखा गया है कि द पॉइंट ऑन द कर्व x² डिवाइडेड बाई 9 प्लस y² डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द y एक्सिस। इलिप्स दिया है और इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द y एक्सिस। तो सबसे पहले टेंजेंट तो निकाल लो। तो ये है दिस इज x² डिवाइडेड बाई 9 और प्लस y² डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये 2x/9 होगा, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 2y/16 होगा, इंटू y का डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे ना, पहले तो y² का किए तो y² क्या हो गया 2y इंटू 16 डिवाइडेड बाई 16 और y का dy/dx और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 तो कटी हुई है ऐसे। तो अब dy/dx क्या हो गया तुम्हारा, तो dy/dx के लिए आपको क्या करना होगा, इस क्वांटिटी को उधर भेजना होगा। तो -x/9 हुआ और ये जब जाएगा तो ये एक्चुअली माइनस में गया, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे है तो उधर जाके उल्टा हो जाएगा, यानी 16 ऊपर जाएगा और y नीचे जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि dy/dx इज इक्वल टू -16/9 इंटू x/y इंटू x/y, ये dy/dx हो गया। अब इन्होंने बोला है कि पॉइंट निकालो, टेंजेंट क्या होना चाहिए, पैरेलल टू द y एक्सिस। अब जरा सोचो कि y एक्सिस के पैरेलल यदि टेंजेंट होता है तो क्या होता है, यही होता है ना y एक्सिस। तो कोई भी टेंजेंट जो है, मान लो इलिप्स हमारा ये है इलिप्स, तो अगर y एक्सिस के क्या चाहिए हमें, पैरेलल टेंजेंट चाहिए, तो y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट क्या होगा, यही होगा ना। इसका मतलब कि उसका जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड। तो भाई इसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें इसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज ऑफ कि आप जानते हो कि y के नीचे अगर ज़्यादा है तो y एक्सिस के अबाउट कर्व ऐसे जाएगा। ये कर्व गलत बन गया ना, क्योंकि y के नीचे अगर ज़्यादा है तो y एक्सिस के अलॉन्ग बढ़ता है। तो ये जो पॉइंट होता है आपको मालूम होगा कि ये हो जाएगा 3,0, ये हो जाएगा -3,0, ये हो गया 0,4 और ये हो गया 0,-4। तो अगर यहाँ पे टेंजेंट चाहिए तो ये इसका टेंजेंट पे पॉइंट क्या हो गया, -3 और 0 और +3 0, यानी कि आप कह सकते हो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, +-3,0 +-3,0। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी बिकॉज ऑफ कि आपको वो इलिप्स आता था, और नहीं आता था तो उसके लिए क्या करना होगा कि dy/dx को करना होगा अनडिफाइंड। dy/dx को क्या करना होगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड के लिए डिनोमिनेटर 0 यानी कि y = 0। अब y = 0 जब आ जाएगा तो इस y = 0 को यहाँ डालोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि x²/9 + 0 इज इक्वल टू 1। तो x² = 9 उधर जाएगा तो 9, तो x बराबर यहाँ से +-3, यानी कि y = 0 पे x का वैल्यू +-3 मिला, यानी कि +-3,0 इज़ द पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। क्योंकि 2 वैल्यू आया ना x का, एक ही y 0 पे, तो ये x का कोऑर्डिनेट है +-3,0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। दोनों तरीका से आपने सीख लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन दैट A इज इक्वल टू Aij का मैट्रिसेस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -7, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 3 I2 और कैपिटल A I2 वेयर Aij डिनोट्स द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट Aij। कोई टेंशन नहीं लेना है, पहले बोर्ड इरेज करते हैं फिर बताते हैं आपको। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से है, और अगर आप इसे समझना चाहते हो तो पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट समझो, ठीक है। कोफैक्टर्स और जो एलिमेंट होता है वो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, वही तो डिटर्मिनेंट होता है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को फ्रेम किया इन्होंने, ठीक है। आपको सिंपल से बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में हम दे देते हैं आपको -7, और आपसे हम बोल रहे हैं कि आप सिग्मा क्या निकाल लीजिए, I = 1 to 3 और AI2 और A12। तो सबसे पहले इसका मतलब समझो, I = 1, पहले इसको तोड़ोगे तो पता चलेगा। ये हो गया A, I की जगह पे 1 डालोगे तो ये 1 2 और A ये भी I है,
तो ये भी हो गया 1 2, फिर प्लस लिखोगे सिग्मा का मतलब, फिर a 2 2 लिखोगे और फिर a 1 2 लिखोगे, फिर प्लस a क्या लिखोगे आई की जगह पे 3 लिखोगे, और ये तो 2 ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ये 2 2 ही है। अब जरा सोचो कि इसके बारे में इन्होंने क्या बोला है, ए आई जे के बारे में क्या बोला कि ये डिनोट्स द को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ए आई जे। एलिमेंट ए आई जे का मतलब क्या हुआ, ये a11 होता है, ये a12, ये a13, ये a21, ये a22, ये a23, फिर ये आपका a31, a32 और a33। अब कभी भी तुम डिटर्मिनेंट निकालते हो तो होता क्या है, सिंपल सी बात है, ये आंसर जो होगा इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा और जो कि -7 आया हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, लेकिन इसको समझते भी हैं कि कैसे होता है। सोचो कि कभी भी तुम डिटर्मिनेंट निकालते हो किसी भी चीज़ का तो याद होगा तुम्हें कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो ना, ऐसे काट काट के, याद होगा ना तुम्हें। तो ज़रा सोचो कि a12 ये क्या है, ये a12 क्या है, ये है ना, इसके अलॉन्ग यदि हम तोड़ने का कोशिश करें तो हम क्या लिखते हैं, पहले तो a12 लिखते हैं और इसको काट के इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कोफैक्टर ही तो होता है ना, कोफैक्टर ऑफ 1 2। तो ये C12 यानी कि कोफैक्टर 1 2 को a12 बोला है उन्होंने, बोला है ना ए आई जे इज अ कोफैक्टर ऑफ ए आई जे डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। तो इसका मतलब जब यहाँ पे अब आते हैं a22 पे, तो a22 के साथ जब करते हैं कहानी तो इसको काटते हैं इसका मल्टीप्लाई इसमें विथ साइन करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस भी होता है। तो यहीं पे तो ये जो है कोफैक्टर्स होता है, यहाँ पे होता है जो क्या होता है कोफैक्टर्स ऑफ 2 2, और उसी तरह से a32 और कोफैक्टर ऑफ 3 2। तो ये C जो 3 2 है ना वही A आपका ए आई जे दिया गया है। तो सिंपल सा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू पूछ रहा था आपसे, ठीक है ना, बस थोड़ा सा घुमा दिया था। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ y बराबर log ऑफ कॉस ऑफ e का पावर x देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और प्यारा सा क्वेश्चन है। चेन रूल से अगर आपको चेन रूल आता है तो आप बहुत ही इजीली कर पाओगे क्वेश्चन को। y बराबर क्या बोला है, कॉस ऑफ सॉरी लॉग ऑफ कॉस ऑफ e का पावर x, यही दिया है ना आपको, लॉग ऑफ कॉस ऑफ e का पावर x देन dy बाई डी एक्स। तो जरा सोचो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स के लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई, पहले लॉग का तो 1 बाई, तो 1 बाई जो आर्गूमेंट में होगा वो नीचे जाएगा, तो कॉस ऑफ e का पावर x, फिर अंदर घुसे तो कॉस मिला, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन e का पावर x होगा, फिर अंदर घुसे कोस के अंदर घुसे तो e का पावर x का क्या होगा e का पावर x, यानी कि आपने फाइनली क्या देखा माइनस ऑफ टेन e का पावर x और इनटू e का पावर x। ये आर्गूमेंट 10 का है, ये बाहर है, यानी कि आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, e का पावर x इंटू 10 इंटू e का पावर x। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन सेट रीजन एज फिजिबल रीजन इन द ग्राफ एट विच पॉइंट्स इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y मैक्सिमम। तो आपको मालूम होगा कि जो मैक्सिमम वैल्यूज़ मिलता है वो कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलता है, और z जो दिया हुआ है वो आपका 3x प्लस 9y दिया हुआ है। अब ज़रा आप खुद बताइए कि पॉइंट B पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कि पॉइंट C पे मिलेगा कि पॉइंट D पे मिलेगा कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट CD, या जो आप CD लाइन देख रहे हैं उस CD लाइन पे कहीं भी मिलेगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर B पे आते हैं और वही चेक करते हैं। तो पॉइंट नंबर B का कोऑर्डिनेट है 5,5, तो इसमें डालते हैं 5,5, ठीक है ना, 5,5 डालते हैं, तो x की जगह पे 5 डालेंगे तो 15 हो जाएगा और 9 की जगह पे 5 डालेंगे तो 45 हो जाएगा। तो 45 + 50 और 10 60, ये 60 हो गया। फिर आ जाते हैं पॉइंट C पे, ये B वाला पॉइंट था। अब C वाला पॉइंट का नाम क्या है, तो C किधर है, 15 है, तो ये तो अब सब भाई ज़्यादा लग रहा है वैसे, 15 या 45 और प्लस 15 में 9 था, तो 15 9 135। अब 45 और 35 जोड़ना है तो आपका क्या हो जाएगा, 5 5 10 और 4 3 7 1 8, वैसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया 180। तो भाई ये तो कट गया ना ऑप्शन नंबर बी। अब डी पे आते हैं, तो डी को ज़रा चेक किया जाए, डी का मतलब 0,20, तो 0,20 डी है, तो x के पे 0 डालोगे तो ये पूरे खल्लास हो जाएगा, 3 × 0 और 20 यहाँ पड़ेगा तो 9 दूना के 18, ये 180। तो ये तो पूरा 180 हो गया जी, है ना, 9 दूना 18 और ऊपर भी 180, तो हम ये डी ऑप्शन करेंगे। ठीक,
ठीक है ना, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी, क्योंकि सी पे भी मिला और डी पे भी मिला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि द लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos x प्लस एक्स इन द क्लोज इंटरवल 0 to π/2। तो एफ एक्स के बारे में दिया है इन्होंने 2 cos x और प्लस एक्स, और आपसे लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है इन द इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, तो एक काम करो, एफ एक्स को मिनिमम या मैक्सिमाइज करने के लिए आपको एफ डेस एक्स निकालना पड़ता है। तो एफ डेस एक्स क्या होगा, -2 sin x, क्योंकि cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x होता है, और +1। ठीक है, अब एफ डेस एक्स को 0 कर दो, तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि sin x का वैल्यू ये उधर जाएगा तो -1 और ये डिवाइड में -2, तो फाइनली 1/2। तो यहाँ से जो sin x 0 हो रहा है वो x बराबर बोला है 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में तो केवल 30 डिग्री ही होता है, यानी कि π/6। अब ये चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो लिस्ट कहाँ पे मिल रहा है, क्या ये लिस्ट वैल्यू एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं भी करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को साइन स्कीम निकालना पड़ेगा एफ डेस एक्स का। ठीक है ना, तो एफ डेस एक्स का जो साइन स्कीम निकालना पड़ेगा उसमें हमको ये चेक करना होगा कि -2 sin x + 1 मतलब x बराबर 30 डिग्री के अबाउट क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एफ डेस एक्स निकला हुआ है और यहाँ पे हम साइन स्कीम बना लेते हैं, π/6 कर लेते हैं, ये 0 कर लेते हैं और ये π/2 कर लेते हैं। या एक और काम कर सकते हैं, डबल डिफ्रेंसिएशन कर दो और फिर π/6 पे चेक कर लो, तो एफ डबल डेस एक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि डबल डिफ्रेंसिएशन जो है अगर पॉजिटिव आता है तो कर्व अपवर्ड होता है, तो उस समय लिस्ट वैल्यू मिलता है। अगर डबल डिफ्रेंसिएशन नेगेटिव होता है तो कर्व डाउनवर्ड कनकेव होता है, मतलब उस समय मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि ऐसे ग्राफ होता है। तो चेक करते हैं पहले, तो एफ डबल डेस एक्स क्या आएगा, -2 बाहर और sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x। ठीक है, अब जरा सोचो कि 0 से लेके π/2 तक ही ना इंटरवल दिया हुआ है, तो 0 से π/2 के बीच में cos x क्या होता है, cos x क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, चाहे sin x चाहे cos x दोनों क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो 0 से π/2 के बीच में ये cos x पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होगा, तो इस माइनस की वजह से ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ग्राफ हो गया डाउनवर्ड कनकेव, ग्राफ हो गया डाउनवर्ड कनकेव, बिकॉज ऑफ कि डिफ्रेंसिएशन नेगेटिव है, डबल डिफ्रेंसिएशन नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड कनकेव हो गया, तो ये मैक्सिमम पॉइंट का लाएगा ना, टॉप है तो इसका मतलब लिस्ट वैल्यू इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिस्ट वैल्यू इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। या आप एंड पॉइंट पे चेक कर लो, एंड पॉइंट पे चेक कर लो, क्योंकि 0 क्लोज दिया है और π/2 क्लोज दिया है, तो 0 अगर रख दिया जाए, इसमें x का वैल्यू 0 रख दिया जाए, जरा सोचना, x का वैल्यू अगर 0 रख दिया जाए तो cos 0 होगा और cos 0 1 हो जाता है और ये 0, यानी कि ये 2 हो गया। और अगर π/2 पे चेक किया जाए, x बराबर, ये तो x बराबर 0 पे है, फिर x बराबर अगर हम π/2 पे चेक करें तो cos π/2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x का वैल्यू π/2 होगा और π/2 का मतलब होता है 1.57। ठीक है, और देखो यहाँ पे अगर हम 30 डिग्री डालते हैं इसमें 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब होता है cos 30 डिग्री √3/2, यानी कि 2 × √3/2 और प्लस कितना 6। ठीक है ना, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी 1.732 प्लस π/6, तो π/6 का मतलब होता है 3.14/6। तो ऑफ कोर्स ये तो मैक्सिमम वैल्यू था, तो मिनिमम वैल्यू तो या तो π/2 पे मिलेगा या तो 0 पे मिलेगा। तो π/2 पे तो 1.57 है और 0 पे तुम्हारा 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर π/2 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। एग्जिस्ट नहीं करेगा ये नहीं बोल सकते हैं, बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन एंड पे तो एग्जिस्ट कर सकता है। तो एंड में 0 था और π/2 था, तो 0 पे 2 था उसका वैल्यू, जबकि π/2 पे 1.57 था। ठीक है ना, चलो, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं सेक्शन नंबर बी पे। ठीक है ना, तो सेक्शन नंबर बी के लिए हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में घुसेंगे और नेक्स्ट वीडियोस आपको देखने का कष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसका लिंक या तो आई बटन में होगा या फिर आपका एंड स्क्रीन पे होगा, दोनों में से कहीं भी आप चले जाओ, या डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक होंगे। ठीक है ना, तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।